अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं ले आई हूँ एक बार फिर आपके लिए एक नई नावल जिसका नाम है तवाफ़े आरज़ू। ये भी एक मोहब्बत की कहानी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तो मैं शुरू करती हूँ तवाफ़े आरज़ू पार्ट 1। सैयोनी मेरा माही मेरे भाग जगाओ आ गया, सैयोनी मेरा माही मेरे भाग जगाओ आ गया। इंज लगदा है जीवन रांझन मैनू हीर बनाओ आ गया। साइमा अपनी सुरीली आवाज़ का जादू बिखेरे हुए एकदम ही खामोश हुई तो महफिल में मौजूद बेशुमार लोगों के साकिन साज बहाल हुए। साइमा, बहुत खूबसूरत आवाज़ है तुम्हारी, बीबी अफशीन ने बरमला तारीफ की। शुक्रिया बीबी साई, उसने झेपते हुए नजरें ज़मीन पर गाड़ दी। फरखंदा बड़े गुनों वाली बेटी है तुम्हारी। अरे कहाँ छुपा कर रखी थी अब तक। बीबी साई ने साइमा की माँ की जानिब रुख किया। हवेली में अचानक से शादी की गहमा गहमी शुरू हुई तो काम इस कदर बढ़ गया कि मुलाजिमों को चक्कर आने लगे। इसीलिए बीबी साई ने मुलाजिमों में कुछ इजाफा किया था। इनकी वफादार मुलाजिमा फरखंदा की बेटी साइमा भी इसी इजाफे का हिस्सा थी। बीबी साई, आपसे तो हमारा कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप तो हमारे माई बाप हो जी। फरखंदा ने आजिज़ी से सर झुकाया। बीबी साई हल्का सा मुस्कुराई। हॉल में मौजूद तमाम मेहमान भी अपनी अपनी नशिस्त पर विराजमान इसी जानिब मुतवज्जा थी। वाकई मैं भी कब से देख रही हूँ, साइमा जिम्मेदारी से हर काम निपटा रही है। यही नहीं, इसके हर काम में सलीका झलकता है। खाला साई ने भी अपना तज़िया बयान किया। ये तो आपका बड़प्पन है खाला साई। फरखंदा ने वही आजिज़ी अपनाई तो साइमा भरी महफिल में खुद को मरकज़े निगाह बनते देखकर शर्मसार हो रही थी। बीबी साई, और कौन सा गीत सुनाओ, उसने बात बदलते हुए कहा। यही वाला सुना दो। बीबी साई ने इसके तासरात बगौर देखते हुए गोया इसकी जान खुलासी की। सैयोनी मेरा माही मेरे भाग जगाओ आ गया, इज लगदा रांझा मैनू हीर बनाओ आ गया। जान बची सो लाखों पाए के मज़दाक वो फ़ौरन गीत गाने लगी। ऊपर अपने कमरे में दुल्हन का रूप ओढ़ती राबेल के कानों में गीत की सूरत गोया कोई पिघला शीशा उंडेल रहा था। बीबी साई पूछ रही है, और कितनी देर लगेगी। ब्यूटिशन महारत से राबेल को संवारने में मशगूल थी जब मुलाजमा कमरे में आई और अपने आने का अंदेशा बयान किया। बस 5 मिनट और, ब्यूटिशन ने राबेल की लिपस्टिक गहरी करते हुए जवाब दिया। जी अच्छा। मुलाजिमा सर झुकाकर बाहर की जानब बढ़ी। अबीर, बाहर की जानिब कदम उठाती मुलाजिमा अपने पुकारे जाने पर फ़ौरन थम गई। जी छोटी बीबी। वो फ़ौरन इसकी जानिब बढ़ी और अदब से सर झुकाया। बीबी साई से कहो मेरे सर में दर्द है, ये शोर बंद करवाए। राबेल ने सपाट लहजे में हुक्म सादिर कर दिया। जो हुक्म छोटी बीबी। मुलाजिमा सर को हल्का सा खम देते उठते कदमों से बाहर चली गई। मुलाजिमा ऊपर का पोर्शन क्रॉस करती हुई तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती नीचे हॉल की तरफ आई, जहाँ हर सू बिखरे कहकहो और गीतों का राज था। छोटी बीबी की शादी का फंक्शन उरूज पर था। कुछ ही देर में बारात आने वाली थी। बीबी साई, छोटी बीबी का पैगाम है। मुलाजिमा ने बीबी साई के करीब पहुंचकर मध्यम आवाज़ से उन्हें मुखातिब किया। बोलो। उन्होंने संजीदा तासरात से मुलाजिमा को देखा। वो जी, बीबी कह रही है ये गाना बजाना बंद करवाए। इससे उसने अटकते हुए बमुश्किल इतना कहा। क्यों? इनके माथे पर बल पड़ गए। वो जी, उनके सर में दर्द है। मुलाजिमा ने बात मुकम्मल की। हो ना हो, ओहो, उन्होंने पुरसोच हंकारा भरा। तुम जाओ। उन्होंने सख्त नज़रों से ऊपरी मंजिल की जानिब देखा। मुलाजिमा फ़ौरन मंजर से गायब हो गई। खाला साई, आप ज़रा नीचे का ख्याल रखिए, मैं ज़रा देखूँ राबेल तैयार हुई कि नहीं। बीबी अफशीन ने मुस्कुराकर खाला साई को देखा। तुम फिक्र मत करो, जब बारात आएगी तो मैं तुम्हें इत्तला करवा दूंगी, उन्होंने खुशदिली से कहा। तो बीबी साई मुस्कुराती हुई ऊपर की जानिब बढ़ गई। जब वो सीढ़ियाँ पार करके जिस वक्त वो राबेल के कमरे में पहुंची, ब्यूटिशन अपना शाहकार मुकम्मल करके अपना सामान समेट रही थी। तैयार हो गई राबेल? उन्होंने अचटती सी निगाह आईने के सामने गुमसुम बैठी राबेल पर डाली। जी बीबी साई। ब्यूटिशन ने इकरार में सर हिलाया। आप नीचे तशरीफ़ रखिए, मैं आती हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए ब्यूटिशन को गोया वहाँ से जाने का इशारा किया। जी बीबी साई। वो फर्माबरदारी से हुक्म की तामील करते हुए अपना सामान उठाकर
बाहर निकल गई। राबेल, अब क्या चाहती हो तुम? चंद पल यूं ही खामोशी में सरके तो बीबी साई अफशीन को बोलना पड़ा। वो खामोश बैठी रही। देखो, जो कुछ किया है तुम्हारे फायदे के लिए किया है, उन्होंने प्यार से पुचकारा। अब मेहरबानी कर दो और मुस्कुरा दो। उन्होंने उसके शाने पर नरमी से हाथ रखा, मगर वो टस से मस न हुई। उन्हें इसके ह्यूज एक ही पोजीशन में बैठे रहने पर ताव आया। देखो राबेल, मैं तुमसे नरमी से पेश आ रही हूँ, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। नीचे किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि तुम खुश नहीं हो या तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती की गई है। इसे तुम मेरा हुक्म समझो। अब की बार उन्होंने सख्त लहजे में कहा। राबेल ने सर्द नज़रों से उन्हें देखा। जो हुक्म बीबी साई? वो बोली तो उसके लहजे में कर्ब का एक जहानाबाद था। बीबी अफशीन का दिल अंदर ही अंदर कट कर रह गया, मगर उन्होंने चेहरे से कुछ आया होने नहीं दिया। फिर कब बारात आई, किस वक्त निकाह हुआ, कब खाना सर्व हुआ और कब रुखसती का वक्त आ पहुंचा, अफरा तफरी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बेटा, मुझे माफ़ कर देना, पर मेरी मजबूरी थी, मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना पड़ा। बीबी अफशीन ने रुखसती के वक्त राबेल को चादर उड़ाते हुए इसके कान में सरगोशी की। जल्दी करें बीबी साई, बाहर सब इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा साई भी वहीं चले आए। जी जी, बीबी अफशीन ने आगे बढ़कर राबेल का माथा चूमा। अल्लाह की अमान में उन्होंने दिल से दुआ दी। बाबा साई ने भी आगे बढ़कर राबेल के सर पर दस्त शफ़क़त दराज किया, मगर वो इस वक्त कुछ भी महसूस करने की कैफियत में नहीं थी। आज इसके अरमानों का खून हुआ था, पर इसके ख़ानदान के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वहाँ पर अरमानों के खून पर यूं ही महफिलें सजाई जाती थी, यूं ही धूमधाम से जिंदा लोगों के जनाजे उठाए जाते थे। ये सब इसके ख़ानदान की ज़ाहिरी शान व शौकत की खातिर था। जब ख़ानदान की शान व शौकत, इज़्ज़त व मर्तबे की लत लग जाती है तो फिर वो कभी नहीं छूटती। चाहे इनके घरों से ज़िंदा और मुर्दा लाशें निकले, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। रुखसती के वक्त गाड़ी में पिछली नशिस्त पर बैठी हुई राबेल ने भी खुद को ऐसी ही एक ज़िंदा लाश जैसा महसूस किया, जिसके उठाए जाने पर कलमे शहादत के बजाय खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे। वह अपने आबाई गाँव से रुखसत हुई, जिस वक्त जलालपुर पहुंची। रात के अंधेरे हर सू फैल चुके थे। गाड़ी एक खूबसूरत परशकुआ इमारत के सामने रुकी तो जैसे ये हवास में लौटी। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खुला और एक इंसान वहाँ से, एक नखीफ वजूद बाहर निकला। वो आगे बढ़ के पिछली नशिस्त का दाएं तरफ वाला दरवाज़ा खोला तो एक अधेड़ उम्र औरत जो राबेल के बराबर बैठी थी, वो गाड़ी से बाहर निकली। राबेल ने देखा कि वो नखीफ शख्स घूमकर इसकी जानिब आया और इसकी जानिब का दरवाज़ा क्लिक आवाज़ के साथ खुला। आओ, उन्होंने इसे बाहर से निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। राबेल ने बेसोचे समझे हाथ आगे बढ़ाया और इसी हाथ का सहारा लेती ये बाहर चली आई। इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और इसके पहले भी हालात ऐसे थे कि वो अक्सर फाके पर हुआ करती थी, इसलिए इसके वजूद में ताकत बराए नाम ही थी। वो नहीं जानती थी कि इस औरत से और इस बुज़ुर्ग से इसका क्या रिश्ता है, मगर वो खामोशी से किसी रोबोट की तरह इनकी तरफ इनके हमराही में चलती रही। लंबी राहदारी के बाद वो एक बड़े हॉल नुमा कमरे में आए। वहाँ कई ख्वातीन दीवारों के साथ लगे सोफ़ों पर विराजमान थी। इनके अंदर दाखिल होते ही तमाम की तमाम खड़ी हो गई। सलाम आगा जान, सब ने एक वक्त कहा। ओहो, तो ये है आगा जान, यहाँ के करता धरता। वो चौकी। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने बर्दबारी से सलाम का जवाब दिया। आप लोग तशरीफ़ रखिए, हमें कुछ ज़रूरी काम है, हम चलते हैं। वो राबेल पर एक संजीदा सी निगाह डालते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। भाभी, आप बैठिए ना। एक नस्बतन कम उम्र सी लड़की ने इसे बाजू से थामकर सोफ़े पर बिठाया। वो एक लफ्ज़ कहे बिना खामोशी से बैठ गई। बीबी साई मुबारक हो, आपकी बहू तो माशाल्लाह चांद का टुकड़ा है। एक मेहमान खातून ने कब से फैली हुई खामोशी को खैरबाद किया। शुक्रिया। बीबी जरनाब ने सपाट नज़रों से राबेल को देखा। न जाने क्यों राबेल को खौफ महसूस हुआ।
जरताशा राबेल को इसके कमरे में छोड़ आओ। कुछ देर बाद बीबी जरनाब ने खामोशी तोड़ते हुए जरताशा बेटी को हुक्म दिया। जी अम्मा साई। वो फौरन उठ खड़ी हुई। आइए भाभी। उसने राबेल का हाथ थामा तो बादल ख्वास्ता राबेल को ना चाहते हुए भी उठना पड़ा। जरताशा के ताक़ुब में जीना तय करके वो अपनी मंजिल तक पहुंची। जरताशा ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोला तो राबेल की आंखें तहीर से फैली। वो कमरा नहीं था, शायद कोई ड्रीम लैंड था, ख्वाबों की जन्नत था। सियाह पेंट से सजी दीवारें, मैचिंग सियाह पर्दे, कानूस और ग्लोब भी सियाह ही थे। सियाह रंग का बेड और सियाह रंग ही का दीवान था। दीवान से चंद इंच के फासले पर लगी सियाह एलईडी और दूसरे जानिब दीवार के साथ से बुक रैक, किताबें रखने की जगह में पड़ी रंग बिरंगी किताबें एक खुशनुमा सा तासर पेश कर रही थी। शायद कमरे का मालिक सियाह रंग का क्रेजी था, या फिर वो काले रंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था। राबेल के लिए अंदाज़ा लगाना हरगिज़ भी मुश्किल न था। जरताशा ने आगे बढ़कर चंद बटन्स प्रेस किए तो सियाह फानूस, सियाह ग्लोब के जलने के साथ ही कमरे में सियाह रोशनी हरसू बिखर गई। आइए ना भाभी। जरताशा ने इसे वहीं जमे देखा तो इसका बाजू थाम लिया। राबेल धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुई तो जरताशा इसका बाजू छोड़ती कमरे में बने एक बड़े सियाह दरवाजे की जानिब बढ़ गई। राबेल ने 2 कदम मज़ीद आगे बढ़ाए और फिर वहीं रुक गई। कमरे का अहाता भी आम कमरों से कई गुना बड़ा था, इसे अंदाज़ा हुआ। भाभी ज़रा यहाँ आइए। जरताशा ने पुकारने पर कुछ झिझकते हुए राबेल ने भी दरवाज़ा अबूर किया। सामने वार्डरोब थी और वार्डरोब के दाई दीवार के साथ वॉशरूम का दरवाज़ा था। दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए राबेल देख चुकी थी। भाभी ये रहे आपके कपड़े। जरताशा ने अलमारी का बड़ा सपाट सा दरवाज़ा ओपन किया। आप इनमें से कुछ भी पहन सकती है, और ये आपका मेकअप और ज्वेलरी। जरताशा करीब रखे ड्रेसिंग टेबल का एक एक दराज खोलकर उसे दिखाने लगी। राबेल को बेजारी ने आ घेरा था। वो तो खुद को एक जिंदा लाश तस्वुर करके आई थी इस घर में। भला जिंदा लाश को हार सिंगार की क्या ज़रूरत। तब ही इसकी निगाह ड्रेसिंग की दीवार पर पड़ी। वहाँ भी एक सियाह दरवाज़ा था। ये क्या है? वो बेसाख्ता पूछ बैठी। ये जरताशा बोलते बोलते रुकी। माजरत के साथ मैं खुद भी नहीं जानती कि इसके अंदर क्या है, इसने माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। दरअसल ये भाई का ज़ाती एरिया है, जहाँ जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं। जरताशा ने तफसील बताई तो राबेल अलमारी की जानिब बढ़ी और एक सफ़ेद रंग का लिबास निकाला। अरे ये क्या? जरताशा को अचंभा हुआ। लिबास तब्दील करने लगी हो? राबेल ने सादा नज़रों से इसे देखा। पर अभी तो भाई आएंगे। जरताशा की ज़बान फिसली और राबेल अपनी ही निगाहों में गड़कर रह गई। अरे भाभी इधर आइए। जरताशा ने इसे आईने के रूबरू खड़ा किया और इसकी चादर उतारकर साइड पर रखी। ज़रा देखिए अपने आप को गौर से। जरताशा की फरमाइश पर राबेल ने आईने पर निगाह दौड़ाई। सुर्ख लहंगे में सुर्ख और सफ़ेद रंगत लिए, चेहरे पर तेज़ चमकता मेकअप, बड़ी बड़ी सियाह गुलाबी आँखें, घनी मस्कारा शुदा पलकें, तीखी नाक में दमकता सफ़ेद हीरे का लौंग, गोल भरा भरा चेहरा और बुलंद छोटे नर्म मालूम होते गुलाबी होंठ, जो इस वक्त सुर्ख लिपस्टिक से मज़ीन थे। कानों में झूलते बड़े बड़े सुर्ख आवेज़े और आँखों में रोया सा तासुर। वो बेशक एक हुस्न का बेमिसाल पीकर थी। राबेल मबहूत सी खड़ी थी। जरताशा ने इसे कोनी मारी। खुद को देखकर आपका ये हाल है तो सोचे भाई का आपको देखकर क्या हाल होगा। जरताशा ने शरारत के अंदाज में इसे कहा। अब रखे ये सूट। जरताशा ने सूट इसके हाथ से पकड़कर वापस अलमारी में हैंग किया और राबेल का हाथ थामती इसे लिए बेड तक चली आई। आप बैठे और अपने पिया का इंतज़ार करे। 17-18 साला जरताशा इसे खासी
नटखट लग रही थी। राबेल इससे पहली बार मिली थी, मगर जरताशा ने इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया था। जरताशा दुपट्टा लहराती बाहर निकल गई तो राबेल ने बेड पर बैठे हुए तकिए से टेक लगाई। अम्मा सकीना, भाई कहाँ है? जरताशा सीढ़ियाँ फलांगती नीचे हॉल में पहुंची तो सफाई करती अम्मा सकीना से पूछा। वो जी, छोटे साई किसी काम से शहर गए हैं, कल तक वापस आएंगे। अम्मा सकीना हर बात से बाखबर हुआ करती थी। क्या आज के दिन? जरताशा को हैरत का झटका लगा। अम्मा सकीना खामोश रही। तो कुछ तो गड़बड़ है। जरताशा ने पुरसोच निगाहों से अम्मा सकीना को देखा। जूस और खाना ऊपर भाई के कमरे में ले आइए। जरताशा बिना कोई इस्तफसार किए हुक्म सादिर करती वापस ऊपर की जानिब बढ़ गई। अंदर दाखिल होने से पहले उसने रुककर कुछ सोचा, फिर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर नीम दराज राबेल करंट खाकर उठ बैठी। दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक हुई। राबेल का दिल मुट्ठियों में आने लगा। तब ही क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। अंदर आने वाली जरताशा थी। राबेल ने पुरसुकून सांस खारिज की। आप तो जाग रही है, पर मेरे दस्तक देने पर दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? जरताशा ने धप से इसके करीब बेड पर आकर बैठ गई। मैं समझी। राबेल ने झिझकते हुए कुछ कहना चाहा। आप कहीं भाई तो नहीं समझी? वो भाई तो मेरे है, आपके तो मिजाजी खुदा है। जरताशा ने उसे छेड़ा। राबेल का दिल धड़का। जाने क्यों जरताशा की बातें इसे जिंदा होने का एहसास दिलाने लगी थी। हो सकता है यहाँ सब अच्छे हो, इसके साथ वो सलूक ना हो जो वो दिल ही दिल में सोचती आई थी। जरताशा के पुरसलूक रवैये ने जैसे इसे पहली बार मस्बत अंदाज में सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई और मुलाजमा एक बड़े से ट्रे में खाना सजाए चली आई। आइए भाभी, खाना खाइए, इतनी भूख लगी है, यकीन मानिए पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जरताशा के कहने पर राबेल ने इनकार करना चाहा, मगर भूख की शिद्दत और नकाहत इस कदर थी कि वो चाहने के बावजूद भी इनकार न कर पाई। कुछ खाने की इश्तिहा आमेज़ खुशबू कमरे में हर सू फैलने लगी थी। मुलाजमा ने खाना दीवान के सामने रखे सियाह शीशे के मेज़ पर रख दिया तो जरताशा बेड पर से दीवान पर मुंतकिल हुई। मजबूरन ही सही, राबेल को भी इसकी तकलीद करनी पड़ी। वो 11:15 के करीब जलालपुर पहुंचा था। रात में बारात की वापसी के वक्त ही जलालपुर जाने के बजाय दिलादर से सीधा जहलम चला गया था। ना किसी ने इससे ऐसा करने की वजाहत मांगी थी और ना ही इसने किसी को तौजीह पेश करने की ज़रूरत महसूस की थी। आगा जान की खातिर वो जितनी कुर्बानी दे चुका था, इसके लिहाज से वो काफ़ी थी। रात भर जहलम में अपने दोस्त के साथ वक्त गुजार के वो अपने जहन को किसी न किसी हद तक तरोताज़ा कर चुका था। वो इसकी बीवी है सिर्फ जलालपुर और हवेली के लिए, मगर इसकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए वो सिर्फ एक अजनबी वजूद ही था। उसने रात भर सोचने के बाद ये फ़ैसला कर लिया और सुबह होते ही जलालपुर वापस आमद का मकसद भी खुद को सबके सामने नॉर्मल ज़ाहिर करना था, ख़ासकर आगाजान के को मुतमईन करना था। वो गाड़ी कच्चे अहाते में पार्क करता पक्की बनी रोश पर चलता हुआ हवेली में दाखिल हुआ था तो सब कुछ गोया मामूल के मुताबिक चल रहा था। तमाम मुलाजमीन अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। अम्मा साई हस्बे मामूल टीवी देखने में मशगूल दिखाई दी। सलाम अम्मा साई, उसने बीबी जरनाब के सोफ़े पर बैठे हुए उन्हें मामूल ही के मुताबिक सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने संजीदा निगाह इस पर डाली। जरताशा किधर है? उसने बात बराए बात पूछा। उसके इम्तिहान शुरू हो गए हैं, कल इसी वजह से वो बारात के साथ भी नहीं जा सकी थी, अम्मा साई ने ठहरे लहजे में कहा। इसे अपनी इस कदर बेखबरी पर अफसोस हुआ, शर्मिंदगी भी हद से ज़्यादा हुई। वो पिछले कुछ दिनों में कुछ इस कदर उलझा और परेशान रहा था कि इसके इर्द गिर्द का कुछ होश और ख़बर इसे ना थी। आका जान ज़मीन पर गए हैं। उसने पोरच में आगाजान की मखसूस कार ना पाकर जो अंदाज़ा लगाया हुआ था, बीबी साई से इसकी तस्दीक चाही। ओहो, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया और चैनल बदल कर देखने लगी। उसने इधर उधर बगौर निगाहें दौड़ाई, जिसकी वजह से वो रात भर घर बदर हुआ था। वो इसे कहीं दिखाई नहीं दी।
इसे तजस्सुस हुआ आखिर वो कहाँ थी, मगर वो बीबी साई से पूछ ना सका। एक अजीब सी झिझक महसूस हुई। शाहमीर, अम्मा साई ने इसे पुकारा। जी। वो चौंक कर उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ। वो इसे ही देख रही थी वो निगाह झुका गया। बेटा, तुम परेशान मत हो, तसल्ली रखो। मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है। वो अम्मा साई की बात पर ठटका। जी। शाहमीर की आवाज़ में हैरत में डूबी हुई थी। देखो बेटा, मैं तुम्हें यूँ परेशान नहीं देख सकती। तुम अगर किसी और को पसंद करते हो तो तुम उससे शादी कर सकते हो। बीबी ज़रनाब आज़रदा हुई। चाहे शाहमीर इस शादी से खुश नहीं था, मगर इसने हरगिज़ भी इस पर पहुंचकर ये बात नहीं सोची थी जिस पर अम्मा साई सोच रही थी। अम्मा साई, आप तसल्ली रखें। शाहमीर ने उनका कांधा थपका। कैसे तसल्ली रखूं? पहले तुम्हारी फुप्पू ने सारी ज़िंदगी मुझे दुखों की एक अनदेखी भट्टी में ढकेल रखा, सिर्फ अपने मफाद की खातिर। और अब मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुल गई। बीबी ज़रनाब बेटे की हमदर्दी पाकर फुपक कर रोने लगी। शाहमीर ने गहरे दुख से माँ को देखा। अम्मा साई, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना आपका बेटा, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। शाहमीर ने उन्हें अपने बाजू के हिसार में लिया। जीते रहो मेरे बच्चे। उन्होंने अपने आंसू पोंछे। अच्छा, अब जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। वो बेटे की तसल्ली से गोया संभली। जी अम्मा साई। वो फर्माबरदारी से सर हिलाता जीने की जानिब बढ़ गया तो बीबी ज़रनाब एक अदा से मुस्कुराई। अफशीन, तुमने जो दुख मुझे दिए हैं ना, वो मैं हरगिज़ नहीं भूली, और अब हर दुख का इज़ाला तुम्हारी बेटी करेगी। तुमने जो ज़ख्म मुझे लगाया था, आज तक उस ज़ख्म का खून ताज़ा है। इसका हिसाब तो अब मुझे चाहिए, चाहे तुम दो या तुम्हारी बेटी, मुझे परवाह नहीं। वो सोचते हुए तमानियत के एहसास से दो चार हुई। कई सालों से ताज़ा ज़ख्मों पर अब खुरंद बंधने का वक्त आ गया था। माजी याद आया तो ऐसा कैसे हो सकता था वो याद ना आता, जो इन गुज़रे 28 साला ज़िंदगी में हर लम्हा याद आता रहा था। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। ओहो, मैं कह रही हूँ कि तुम कॉलेज आ जाना 7:45 बजे। ज़रनाब ने फ़ोन पर सरगोशी की। ये ज़रनाब की यादें यहाँ से शुरू होती है जब ज़रनाब खुद कॉलेज जाती थी। कोई मसला तो नहीं होगा? दूसरी जानिब से सवाल हुआ था। अरे नहीं, कोई मसला नहीं, ज़रनाब ने यकीन दहाई करवाई। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ज़रनाब ने बाहर से आते कदमों की आहट सुनी तो फ़ौरन फ़ोन बंद किया और कोर्स की किताब खोलकर बैठ गई। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाइए, ज़रनाब ने बा आवाज़ बुलंद इजाज़त दी। दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वाली उसकी वालिदा थी। वो मुतमईन सी हुई। सलाम अम्मा जान, उसने मुस्कुरा कर कहा। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे, पढ़ाई हो रही है? अम्मा जान इसे पढ़ते देखकर मुस्कुराई। जी अम्मी जान, आप तो जानती हैं मेडिकल की परस्टेज बनाना पर कोई बच्चों का खेल नहीं है। मेडिकल की परसेंटेज बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो खुद खुशदिली से बोली। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। उन्होंने दिल से दुआ दी तो ज़रनाब ने सदके दिल से आमीन कहा। आप बताइए अम्मा जान, खैरियत? इस वक्त तो आप आराम करती हैं। ज़रनाब ने रात के 10 बजाती घड़ी की जानिब इशारा किया। हाँ बेटा, तुम जानती हो, परसों के दिन हर साल की तरह इस बार भी गांव में उरूस है। हमारे बड़ों की दी हुई इज्जत का दिन है। वो ठहर कर बोली। मैं चाह रही थी कि तुम इस दिन छुट्टी कर लेती कॉलेज से। अम्मा जान ने अपनी आमद का मद्दुआ बयान किया। क्यों नहीं अम्मा सरकार, और वैसे भी आप ना भी कहती तो भी हम इतने अहम दिन कॉलेज थोड़े ही ना जाते। उसने प्यार से अम्मा जान के गले में बाहें डाली और मुस्कुराते हुए बोली। अफशीन मामूजाद घराने के जश्न के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। जश्न शुरू होने से कुछ ही देर पहले दिलादर पहुंची थी। सबसे मिलकर
सबसे मिलाकर वो वहीं हॉल में सोफे पर विराजमान हुई। क्या मसरूफियात है अफशीन बेटा? अम्मा जान ने शफकत से पूछा। वो नहीं जो अपनी जरनाब की है, अफशीन ने सादगी से कहा। जरनाब अपनी जगह चौरसी हो गई हो न हो, यानी पढ़ाई हो रही है? उन्होंने संजीदगी से पूछा। जी बिल्कुल, मगर 2 दिन से जरनाब कॉलेज से गायब है। अफशीन ने एक संजीदा निगाह जरनाब पर डाली। जरनाब का रंग फक हो गया। क्या मतलब? जरनाब तो बाकायदगी से कॉलेज जाती है। अम्मा जान दरअसल 2 दिन से लैब में प्रैक्टिकल की तैयारी में मसरूफ़ थी, क्लास अटेंड ही नहीं की, इसलिए जरनाब ने फ़ौरन मनगढ़ंत कहानी पेश कर दी। हो सकता है मुमानी जान, वैसे भी प्रैक्टिकल की तारीख आ चुकी है। अफशीन ने तीखी नज़रों से जरनाब को देखा। जरनाब सही मायनों में अब मुतफक्किर दिखाई दी, क्योंकि वो जानती थी प्रैक्टिकल की तारीख अभी काफ़ी दूर है। अफशीन ने सिर्फ इसका झूठ संभाला था। अम्मा मुतमईन हो गई, मगर फ़िलहाल इसी कदर गनीमत था। अफशी चलो ऊपर चलते हैं, मैंने कुछ शॉपिंग की है, तुम्हें वो दिखाती हूँ। जरनाब ने उठते हुए अफशीन से आंखों ही आंखों में इल्तिजा की, जिसे अफशीन बखूबी समझती थी, इसलिए उठकर चल दी। वो दोनों साथ साथ चलती हुई जरनाब के कमरे में पहुंची तो जरनाब ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। देखो जरनाब, तुम मेरे मामू की बेटी हो, मैं तुम्हें बचपन से बखूबी जानती हूँ, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, अफशीन ने दो टोक कहा। वो दोनों जलालपुर और दिलादर के करीबी शहर जहलम के कॉलेज में इकट्ठी पढ़ती थी, इसलिए दोनों की सरगर्मियाँ एक दूसरे से ज़्यादा देर छुपी नहीं रह सकती थी। फिर जरनाब ने अफशीन को सब सच बताने का फ़ैसला कर लिया। अफशीन, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, जरनाब ने ज़मीन पर नज़रें गाड़ते हुए कहा। तो फिर बताओ, कॉलेज से तुम किसके साथ बाहर जाती रही हो? अफशीन ने बिना किसी तमहीद के साथ साफ बात कही। शनावर के साथ, जरनाब ने एतराफ़ किया। और वो तुम्हें कहाँ मिला? अफशीन ने तीखी नज़रों से उसे घूरा। वो हनूज़ ज़मीन पर निगाहें जमाए हुई थी। वो रामीन का भाई है। उसने अपनी और अफशीन की मुश्तरका क्लास फ़ेलो का नाम लिया। ओह खुदाया, पागल मत बनो, अपनी ज़ात देखो, मर्तबा देखो, तुम एक पीरज़ादी हो और वो छोटी ज़ात का एक मामूली आदमी। अफशीन ने उसे बाजू से पकड़कर झिंझोड़ा। मोहब्बत में ज़ात मर्तबा नहीं होता। जरनाब ने पहली निगाह उठाकर अफशीन की आंखों में देखा। जरनाब, मैं बस इतना जानती हूँ, मखमल में टाट का पेवंद कभी नहीं लगता। अफशीन को ताव आया। वो बहुत अच्छा है अफशीन, वो बहुत शरीफ है। जरनाब को समझ न आया शनावर की तारीफ़ में क्या कहे। वो अगर इतना शरीफ होता तो तुम्हें यूँ लिए हरगिज़ न फिरता, अफशीन ने बिना कोई लगी लिपटी रखे साफ साफ कहा। मैं इसके बगैर मर जाऊंगी अफशी। बेवकूफ़, मरोगी तो तुम। जब घर में किसी को खबर होगी, होश के नाखून लो। तुम्हें क्या लगता है तुम मामू जान से कहोगी कि तुम शनावर के बगैर मर जाओगी वगैरह वगैरह, तो क्या वो तुम्हारा हाथ पकड़ के इसके हाथ में थमा देंगे? हरगिज़ नहीं, वो जान से मार देंगे तुम्हें। अफशीन ने इससे डराना चाहा। मुझे उनकी इजाज़त दरकार भी नहीं, जरनाब ने जिस बेखौफी से कहा। अफशीन दहल कर रह गई। जरनाब, इज्जत से ज़िल्लत तक का सफ़र बेहद कठिन और कभी ना ख़त्म होने वाला ऐसा सिलसिला है जो इंसान की मौत के बाद भी कायम रहता है। तुम मेरी बहनों जैसी हो, मैं तुम्हें ज़िल्लत व रुसवाई के दर्द से बचाना चाहती हूँ। अफशीन ने प्यार से इसके गाल थपथपाए। अगर तुम मुझे वाकई रुसवाई से बचाना चाहती हो तो प्लीज़ किसी को कुछ मत कहना, प्लीज़ मेरी होने वाली प्यारी सी भाभी। जरनाब ने अफशीन के गले में बाजू डाले। मस्का मत लगाओ, अफशीन ने उसे घूरा। अच्छा नहीं लगाती, पर तुम बताना मत किसी को, जरनाब ने उसे ताकीद की। दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी जो तुम्हारी मौत के वक्त से पहले ही आवाज़ दूंगी मौत को। अफशीन ने मसनूई खुफगी से इसे घूरते हुए खुद से अलहदा किया। अच्छा, अब नाराज़ मत हो जरनाब, रूहान सी हुई। नहीं होती, पर वादा करो आइंदा कॉलेज के बहाने उससे मिलने नहीं जाओगी। अफशीन ने इसे वॉर्न किया। अच्छा जी, नहीं जाऊंगी, जरनाब ने वक्ती तौर पर जान खुलासी के लिए कहा। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अब
फटाफट बाहर आ जाओ। अफशीन ने मुस्कुराते हुए दरवाजे का लॉक खोला। जरनाब भी मुतमईन सी फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गई। अफशीन जैसे ही बाहर आई वो किसी से बुरी तरह टकराई। उसने नज़रें उठाकर देखा तो सामने मुमानी जान थी। आप यहाँ? वो बौखला गई। चलो मेरे साथ। वो उसे हाथ से पकड़कर तकरीबन घसीटते हुए अपने साथ कमरे में ले आई। अफशीन सच सच बताओ, जरनाब शनावर के साथ कहाँ कहाँ जाती रही है? उसने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर लिया ना? उन्होंने सख्त नज़रों से अफशीन को घूरा। नहीं मुमानी जान, ऐसा मत सोचे, वो आपका खून है, अफशीन ने तड़प कर कहा। नहीं है वो मेरा खून, वो घुर्राई। जी, अफशीन का हैरत के मारे मुंह खिल गया। तुम्हारे मामू की पहली बीवी की औलाद है। उन्होंने सर झटका। अफशीन इतने बड़े राज के यूं अफशा होने पर दंग रह गई। अफशीन, तुम्हें पूरा यकीन है उसने इस तरह का कभी कोई कदम नहीं उठाया? चंद पल खामोशी में सर के तो वो ठहरे हुए लहजे में बोली। जी मुमानी जान। अफशीन ने मजबूरन जरनाब के हक में बोलना पड़ा। तो फिर ठीक है, कल मैं सज्जाद के लिए तुम्हारी शादी की तारीख लेने जलालपुर आ रही हूँ। उन्होंने कुछ देर सोच में डूबे रहने के बाद ये फैसला सुना दिया। मगर मुमानी, मेरी शादी का इस सब से क्या ताल्लुक है? अफशीन उलझी। ताल्लुक है, पता चल जाएगा। उन्होंने पुरसोच निगाहों से अफशीन को देखा। अफशीन चाहने के बावजूद भी मजीद कोई सवाल न कर सकी। अगली सुबह बीबी रुखसाना अपने शौहर और बेटे की रजामंदी समेत जलालपुर अफशीन की शादी के लिए जा पहुंची। इतनी जल्दी क्या है भाभी? जरीना बेगम की इकलौती बेटी की शादी में इस कदर जल्दी पसंद नहीं आई। देखिए, आज या कल शादी तो होनी ही है, फिर इसी माह क्यों नहीं? बीबी रुखसाना ने इन्हें रजामंद करने की भरपूर कोशिश की। मगर रुखसाना बहन, इतनी भी क्या जल्दी है कि इसी माह वहीद भाई को भी तामुल हुआ। देखिए भाई, मैंने अपने बेटे और शाह साहब की रजामंदी लेकर ही ये बात की है। जब वो राज़ी हो गए हैं तो फिर आप लोगों को क्या एतराज़ है? रुखसाना बीबी ने इसरार किया। कोई एतराज़ नहीं है। चंद पल कुछ सोचने के बाद वही शाह ने रजामंदी दी तो जरमीना बीबी भी मुस्कुरा दी। तो फिर इसी माह की आखिरी तारीख को मैं बारात लेकर आऊँगी। उन्होंने गोया ये बात पक्की की। जैसे आपकी मर्जी आपा, वही शाह ने भी हामी भर दी। फिर देखते ही देखते ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से होने लगी। दिन किसी तरह पर लगाकर उड़ रहे थे। कुछ पता ही ना चल सका। मेहंदी में महज एक दिन बाकी था जब रुखसाना बीबी शाह साहब के पास पहुंची। शाह साहब, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो इनके तख्त पोश के करीब ही रखे एक मोढ़े पर टिक गई। आप कुरान पाक की तफसीर पढ़ते? शाह साहब ने रुक कर इनकी जानिब देखा, गोया इशारा था कि वो बात शुरू करें। मैं भाई साहब को फ़ोन करना चाहती हूँ कि वो कल मेहंदी के दिन अपने बेटे आरफीन की बारात लेकर हमारे यहाँ आए। तभी हम अफशीन की बारात लेकर वहाँ जाएंगे। रुखसाना बीबी ने पूरी बात मुकम्मल की। शाह साहब खामोश रहे। आप कुछ कहेंगे नहीं? रुखसाना बीबी को उन्हें खामोश देखकर बेचैनी ने आ घेरा। मैं क्या कहूँ? मैं जानता हूँ बेटों की शादियों में इस तरह की जल्दबाजियाँ किस मौके पर की जाती है। शाह साहब ठहर कर गोया हुए तो लहजे में दुख था, जैसे मान और एतबार टूटने का दुख हुआ करता है। बीबी रुखसाना अफसोस भरी निगाह शाह साहब पर डालती वहाँ से उड़ गई। अपने कमरे में जाने की बजाय वो हॉल में लगे फ़ोन स्टैंड के करीब चली आई। उन्होंने दिल कड़कड़ाते हुए हवेली अब्बास शाह का नंबर मिलाया। 2-3 बेल बजने के बाद कॉल अटेंड की गई। दूसरी जानिब से आरफीन था। हेलो आरफीन बेटा, कैसे हो? उन्होंने इसकी आवाज़ पहचानते हुए खुश इखलाक़ी से कहा। मैं ठीक हूँ फूफू जान, आप कैसी है? वो दूसरी जानिब से भी खुशदली का इजहार हुआ। बहुत परेशान हूँ बेटा। अब के वो बोली तो लहजे में बेपनाह आज़र्दगी खुली हुई थी। खैरियत फूफू? आरफीन की परेशान हाल आवाज़ की समाज से टकराई तो उसके दिल को कुछ महसूस हुआ। वो इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं कर सकती थी। उन्हें दिल मजबूत करना पड़ा। वहीद भाई से बात करवाओ मेरी। उन्होंने इस बात का जवाब दिए बिना ही हुक्म सादिर कर दिया। जी, अभी करवाता हूँ, आरफीन फरमाबरदारी से कहता
शायद वहीद शाह को बुलाने चला गया। कुछ ही लम्हे बीते कि एयरपिस में वहीद शाह की आवाज़ भरी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? उन्होंने हालचाल पूछा। बिल्कुल ठीक, वो मुस्कुरा दिए। आप सुनाइए आपा। मेरी तो कुछ मत पूछो, बीबी रुखसाना दुख भरे लहजे में बोली। तो वहीद शाह परेशान हो गए। खैरियत तो है ना वहीद शाह? तुम्हें बांधने का मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो, उन्होंने कहना शुरू किया। दूसरी जानिब वहीद शाह हमतन गोश थे। शाह साहब ने शर्त रखी है कि अगर तुम कल जरनाब के लिए आरफीन की बारात लेकर आओगे तो ही परसों वो अफशीन की बारात लेकर आएंगे। रुखसाना बीबी को मजबूरन बंदूक शाह साहब के कंधों पर रखकर चलानी पड़ी। वो इकलौते भाई को खुद से बदजन हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। दूसरी जानिब बीबी रुखसाना की पूरी बात सुनकर वहीद शाह के माथे पर गहरे बल पड़ गए। आपा, शाह साहब से कह दो मैं पहले ही आरफीन के लिए जरनाब का रिश्ता मांगने वाला था। उन्हें इस तरह की कमजरफी दिखाने की ज़रूरत नहीं। वो बोले तो लहजे में नापसंदीदगी की वाज़ह थी। जीते रहो मेरे भाई। बीबी रुखसाना के तो सर से गोया मुँह बोझ हल्का हो गया, मानो बोझ हल्का हो गया। कल हम बारात ले आएंगे। वहीद साहब ने बात मुकम्मल करके फ़ोन रख दिया तो बीबी रुखसाना भी फ़ोन क्रेडल पर डालती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। एक्सटेंशन पर सुनती जरना पूरी बात जान गई और थर्रा उठी। मैं इसके आगे की कहानी आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या हुआ है और राबेल के साथ क्या होना है। जरनाब की शादी किस वजह से आरफीन के साथ हुई और वो शनावर से कैसे दूर हुई, ये सारी कहानी आप आगे ज़रूर सुनिएगा। अगली किस्त में मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।